तो चैप्टर जो शुरू होने चल रहा है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको आप हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो अगर देखा गया तो यह ज्योमेट्री का पार्ट है। अक्सर लोग इसको जो है अलजेब्रा का भी पार्ट मानते हैं। बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी मैथमेटिक्स में इसको अलजेब्रा का भी पार्ट माना जाता है, लेकिन उसके अलग अलग वर्जन को पढ़ने के दौरान हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग स्थितियों को हम फेस करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ ही हो गया कि ज्योमेट्री हम जिसको ज्यामिति कहते हैं, जिसमें जियो प्लस मेट्रियान अर्थात अर्थ के मेजरमेंट की बात की जाती है, पृथ्वी के मेजरमेंट की बात की जाती है, जिसके अंतर्गत हम दो प्रकार के, जैसे अगर हम बात ज्यामिति की करें, बाद में हम कोऑर्डिनेट की करते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम ज्योमेट्री कह रहे हैं। अब आप देखिएगा यहीं से चीजें एक्सप्लेन्ड होंगी, यहीं से शुरुआत होंगी। अगर इसका हम एक्सपेंशन करें तो इट इज कॉल्ड जियो प्लस मेट्रियान। जियो का अर्थ होता है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, मेट्रियान मतलब मेजरमेंट। अगर हम लोग पृथ्वी के मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, अर्थात हम पृथ्वी या उससे संबंधित जो भी हमारे पास सरफेसेस है या पार्ट्स है या ऑब्जेक्ट्स है, उन सभी के मेजरमेंट्स के लिए हम ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और इसका जो श्रेय जाता है वो एक साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, जिनका नाम था यूक्लिड। उन्होंने ज्योमेट्री को हम सबके सामने इंट्रोड्यूस किया, इसलिए ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द ज्योमेट्री। उनको ज्योमेट्री का पिता भी बोला गया। उन्होंने बताया कि हम किस प्रकार से दो प्रकार के सरफेसेस, जैसे एक तो प्लेन सरफेस, या हम कह सकते हैं प्लेन, आप सरफेस कहिए सीधा सीधा, और दूसरा आप स्पेस कह सकते हैं, स्पेस कह सकते हैं। आप दो प्रकार की सतहों का प्रयोग करते हैं या दो प्रकार के एनवायरनमेंट का प्रयोग करते हैं। एक प्लेन है जो समतल सतह है, जैसे पृथ्वी जिस पर आप खड़े हैं, फर्श पर, आप जिस कॉपी पर लिख रहे हैं, जिस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं, या जो भी सतह है, जैसे दीवारें हमारी सतह है, फर्श हमारी सतह है, छत हमारी सतह है, बट दिस होल एनवायरनमेंट इज स्पेस। हम जिसमें खड़े हैं दैट इज स्पेस। इन दोनों में जो भी ऑब्जेक्ट्स रियलाइज करें या जो भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करें, उन सभी के मेजरमेंट्स के लिए, उन आकृतियों के मेजरमेंट्स के लिए तीन मुख्य चीजों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हमारे सामने। एक सबसे पहली चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पॉइंट, जिसको हम लोग बिंदु कहते हैं। फिर इंट्रोड्यूस किया उन्होंने लाइन, जो दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है। और तीसरा इंट्रोड्यूस किया उन्होंने एंगल। कोई भी अगर हम किसी चित्र की बात करें, चाहे वह 2 डायमेंशनल हो, चाहे वह 3 डायमेंशनल हो, चाहे वह 2D हो, चाहे वह 3D हो, हर प्रकार की आकृति को डेवलप करने के लिए इन तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जो एक ब्रेथलेस होता है, जिसकी चौड़ाई नहीं होती, एक सर्टेन बिंदु होता है, एक स्पॉट होता है जो किसी सरफेस पर मार्क कर दिया जाता है, बिंदु कहलाता है। इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें एक रेखा अर्थात लाइन मिलती है। अब यह लाइन के बारे में बात किया जाता है, जब हम कोऑर्डिनेट पे पढ़ेंगे तो उसकी कैटेगरी वहां पर भी निर्देशित करेंगे, समझाएंगे। लाइन भी आपको दो प्रकार की मिलेगी। एक ऐसी लाइन रहेगी जो कि प्लेन सतह पर होगी, जो स्ट्रेट लाइन होगी, जिसको हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। फिर एक ऐसी लाइन होगी जो कर्ड बेस होगी, जो कि हम कॉनिक सेक्शन में पढ़ेंगे। आप निर्देशांक के ही 3 डायमेंशनल पार्ट में पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या सर्कल, इन सब के इक्वेशंस के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो कहने का अर्थ है कि वो लाइन ही एक प्रकार से इन निर्देशांक की कैटेगरी को जनरेट करती है। अब अगर दो रेखाओं को हमने मिला दिया तो उनके बीच एक कोण बनता है, एंगल बनता है। उस एंगल का भी सहारा, उस एंगल का भी प्रयोग इस निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत किया जाएगा। तो मतलब ज्यामिति का ही एक तरह से हम इंट्रोडक्शन या ज्यामिति का ही इनहेंस फॉर्म को कोऑर्डिनेट यहां पर कह रहे हैं, निर्देशांक कह रहे हैं। अब उस निर्देशांक को हम इस ज्यामिति पर कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको आपने हिंदी में देख ही लिया है, यह आपका निर्देशांक ज्यामिति कहला रहा है। निर्देशांक ज्यामिति कहला रहा है, जिसको हम आपको पहले से बता दें कि हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक हम इसको 2D बेस्ड पढ़ेंगे और एक 3D बेस्ड पढ़ेंगे। एक 2 डायमेंशनल बेस्ड पढ़ेंगे और एक 3 डायमेंशनल बेस्ड पढ़ेंगे। मतलब एक आपका प्लेन ज्यामिति, जिसमें प्लेन सरफेस का प्रयोग, सतह का प्रयोग किया जाएगा, और एक आपका स्पेस पूरा यूज किया जाएगा। उन दोनों चीजों का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशनल भी जा रहे हैं तो उसके लिए मुझे पहले 2 डायमेंशनल एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से कवर करना होगा, समझना होगा, चीजों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना होगा। तो मैं इसलिए शुरुआत जो करूंगा 2 डायमेंशनल से करूंगा। तो 2 डायमेंशनल ही आप सीख करके 3 डायमेंशनल पर अपना फोकस, अपना अटेंशन बना पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक प्रकार की सतह है। सतह मतलब जैसे हमने कहा कि एक प्लेन है, हमारे पास प्लेन है। प्लेन मतलब आपने एक सरफेस कह दिया, प्लेन सरफेस आप कह सकते हैं, समतल सतह आप इसको हिंदी में कह सकते हैं। आप इस समतल सतह की बात करिए, जैसे कि हम बोर्ड जो इस पर लिख रहे हैं, यह भी एक प्लेन सतह है। हालांकि इसको बनाया उस प्रकार से गया है कि यह आपका जो है
ऑब्जेक्ट है, लेकिन जिस पर हम एग्जैक्टली आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, दैट इज द प्लेन सरफेस। आप फर्श पर खड़े हैं तो भी प्लेन सरफेस है, आप कॉपी पर लिख रहे हैं तो भी प्लेन सरफेस है। आप कभी कभी स्कूल को रियलाइज करिए, जब आप असेंबली में खड़े होते थे ग्राउंड में तो भी प्लेन सतह होती थी। हाँ, आपकी पोजीशन को मार्क किया जाता था, आपकी पोजीशन को इंडिकेट किया जाता था। उस इंडिकेशन के लिए हम मैट्रिसेस का भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। यहां पर हम पर्टिकुलर जैसे किसी एक प्लेन सतह की बात करें, किसी एक सर्टेन बिंदु को अगर हम लोकेट करना चाहें, निर्देशित करना चाहें, तो उसको हम उस बिंदु को जो निर्देशित करे जा रहा है उसको हम एक प्रकार का कोऑर्डिनेट या निर्देशांकी कहते हैं, जो कि एक सर्टेन सिचुएशन को, सर्टेन पोजीशन को हमारे सामने हमको प्रदर्शित करती है। उसको प्रदर्शित करने के लिए हम अगर 2 डायमेंशनल सरफेस ले रहे हैं तो इसको हम 2 एक्सिस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक एक्स एक्सिस हो जाता है, दूसरा आपका वाई एक्सिस हो जाता है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन अगर हम पूरी तरह से इस एक्सिस को या इस पूरे लोकेशन को रीड करना चाहें तो इसके लिए हम 2 रियल लाइन मतलब 2 वास्तविक रेखा का प्रयोग हम करते हैं। आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हम मान लीजिए एक रेखा जो हमारी हॉरिजॉन्टल है, आपने सीधा सीधा एक रेखा ऐसे डेवलप कर दिया, एक्स एक्सिस जिसको कहें, और एक जो वर्टिकल है जिसको हम लोगों ने वाई एक्सिस कहा। इसको हम एक तरह से सरल रेखा या रियल नंबर लाइन ही कह रहे हैं। इसका आपको पता है कि कोई नंबर लाइन होता है तो बीच का पार्ट उसका 0 होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी है। मिड में जो आप लोकेट करते हैं पोजीशन को, दैट इज कॉल्ड 0। मतलब 0 के अगर हम राइट में जाते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसमें हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस का प्रयोग या पॉजिटिव पॉइंट्स का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर सो ऑन प्लस इनफिनाइट पर पहुंच गए। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट में बढ़ेंगे तो -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ एंड सो ऑन माइनस इनफिनाइट पर पहुंच गए। तो एक्स उधर पॉजिटिव था तो एक्स यहाँ पर नेगेटिव हो गया। आप सीधा सीधा सरल रेखा की बात कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि रियल नंबर लाइन का उपयोग हम कर रहे हैं। अब इसी रेखा को हमने जैसे रोटेट कर दिया ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब टॉप टू बॉटम की बात करें तो यहां भी ये 0 है और अप गए, 1 गए, 2 गए, 3 गए, तो सो ऑन प्लस इनफिनाइट तक ऊपर बढ़ते गए। इसी तरह से -1 पर, -2 पर, -3 पर एंड सो ऑन माइनस इनफिनाइट हम y के नेगेटिव पोर्शन की बात करें। तो हमने 2 रेखाओं को हॉरिजॉन्टल, जिसको आप लोग मतलब क्षैतिज कह सकते हैं, और वर्टिकल जिसको आप ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं, 2 पार्ट्स में हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। इस डिवीजन के दौरान आपने देखा कि हमें 4 कुल निर्देशांक समझ में आए, 4 क्वाड्रेंट समझ में आए। आप क्वाड्रेंट की बात करिए तो हमें इसको कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमको 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर कुल नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम किसी, जैसे हम प्लेन सतह है हमारी, कोई भी सतह को हम इस प्रकार से निर्देशित कर देते हैं, हो सकता है इसका एक सर्टेन पार्ट भी हमको फिर से कोऑर्डिनेट बनाकर दिखाना हो, इसका एक सर्टेन पार्ट फिर से हमको कोऑर्डिनेट बना के दिखाना हो, क्योंकि सतह तो बहुत बड़ी है। उसके एक सर्टेन सिचुएशन को आप परचेज करते हैं, आप खरीदते हैं और उसमें अपना घर बनाते हैं, तो वो आप उसी घर के किसी हिस्से में कोई बेडरूम बनाते हैं, कोई किचन बनाते हैं, कोई बाथरूम बनाते हैं, तो अपने हिसाब से अलग अलग चीजों को लोकेट करते हैं। तो कहने का सेंस हुआ कि हर एक जगह पर आप अलग अलग प्रकार के कोऑर्डिनेट का सहारा ले सकते हैं। जब आपने घर बनाया, प्लॉट लिया, तो उसको निर्देशित किया। अब हम इस कमरे में खड़े हैं, कमरा एक पर्टिकुलर पार्ट है उस पूरे घर का, इसको भी उसी प्रकार से निर्देशित कर सकते हैं। हो सकता है एक सेगमेंट मैंने डिसाइड कर दिया, वहां पर मुझे पूजा का घर बनाना हो तो उसको भी मैंने ऐसे डिसाइड कर दिया। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग चीजों को मेंटेन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। मैंने इस पूरी प्रोसेस के तहत प्लेन सरफेस पर किसी एक बिंदु को निर्देशित करने का सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें मैंने 2 सरल रेखाएं, अर्थात हम कह सकते हैं 2 वास्तविक रेखाओं का प्रयोग किया। एक आपकी क्षैतिज है, एक ऊर्ध्वाधर है, अर्थात एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल है। इस प्रकार से हमने पाया कि हम अगर किसी भी बिंदु, जो बिंदु चित्र बनाने के काम आता है, जो बिंदु आकृति डेवलप करने के काम आता है, उसको अगर हम निर्देशित करना चाहें तो हमारे सामने कुल अलग अलग तरह के पोजीशंस हैं। सबसे पहली चीज आप दिमाग में रखिएगा, इस पूरे सरफेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, पहले ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं। इस पूरे सरफेस का प्रयोग जो हमने अभी आपको मेंटेन करके दिया है, किसी एक बिंदु मतलब पॉइंट को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। कोई भी एक बिंदु या पॉइंट होगा, जिसको आप बिंदु भी कहेंगे हिंदी में, हिंदी वाले भी समझते जाइएगा, तो उस बिंदु को हम एक पेयर के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे। उस बिंदु को हम एक पेयर अर्थात एक जोड़े के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जिसमें पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा, y होगा। मतलब पहली वैल्यू x अक्ष की होगी तो दूसरी वैल्यू y अक्ष की होगी। जिसमें हमने आपको बता दिया कि दिस बिलोंग्स फ्रॉम द x एक्सिस एंड दिस बिलोंग्स टू द y एक्सिस, या y एक्सिस से बिलोंग करेगा। अब आपने जो एक पॉइंट बनाया,
इस पॉइंट को हम लोग जो अभी आपके सामने है वो आपका एक कोऑर्डिनेट भी कहलाया, उसको हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। हम इसको एक ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, अर्थात रेखीय युग्म भी कहते हैं। मतलब इस प्रकार से हम किसी एक बिंदु जिसको निर्देशित करने का काम हम लोग इस निर्देशांक पर पूरा करने जा रहे हैं, उस बिंदु को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर, कोऑर्डिनेट जिसको निर्देशांक, या हम कह सकते हैं एक जोड़ा है जो कि एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू को कंटेन करता है। इस हर बिंदु को जो हम लोग इस प्रकार से प्लॉट कर सकते हैं या बना सकते हैं, जिसमें x अक्ष और y अक्ष का सहारा ले सकते हैं, उसको निर्देशित करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, कितने तरीके हैं। सबसे पहली चीज, किसी ऐसे प्रकार के बिंदु को हम कहां कहां निर्देशित कर सकते हैं, आप उसको ध्यान से समझिएगा। तो मैं यहां पर इस चीज को हटा करके आपको बताता हूं कि किसी एक बिंदु जिसका नाम कोऑर्डिनेट है, जिसका नाम ऑर्डर्ड पेयर भी है, जिसका नाम आपका जो है ऑर्डर्ड पेयर है, जिसका नाम आप लोग एक बिंदु आप कह रहे हैं, उसको कहां कहां निर्देशित कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, उस बिंदु को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में निर्देशित कर सकते हैं, पहले क्वाड्रेंट में। अगर हम किसी बिंदु को पहले क्वाड्रेंट में निर्देशित करेंगे तो उसकी दोनों वैल्यू, x अक्ष की वैल्यू और y अक्ष की वैल्यू दोनों पॉजिटिव रहेंगी। x अक्ष की वैल्यू और y अक्ष की वैल्यू दोनों पॉजिटिव रहेंगी। अगर हम उसको सेकंड क्वाड्रेंट में निर्देशित करेंगे तो x अक्ष की वैल्यू नेगेटिव और y अक्ष की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो मतलब अगर हम चाहें तो उस बिंदु को हम सेकंड क्वाड्रेंट में भी निर्देशित कर सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे वो बिंदु जाएगा तो पहला x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से उस बिंदु को अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में भी निर्देशित करना चाहें तो कर सकते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे हम उसको निर्देशित करेंगे, तुरंत आपको पता है कि दोनों वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। इसी प्रकार से उसको हम फोर्थ में भी कर सकते हैं, पहला पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव रहेगा। मतलब हम चाहेंगे तो उस बिंदु को फोर्थ में भी कर सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कर सकते हैं। अर्थात आपको पता है कि पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। अर्थात हम जो पेयर बनाएंगे उस पेयर के अलग अलग बिंदुओं के नेचर को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस निर्देशांक में लाई या एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा भी निर्देशित करने के लिए मेरे पास और तमाम तरीके हैं, तमाम ऑप्शंस हैं। जैसे हम उसको चाहेंगे तो x अक्ष पर ही निर्देशित कर सकते हैं। किसी बिंदु को अगर आप x अक्ष पर निर्देशित करिएगा तो चाहे जहां वो x अक्ष पर रहेगा उसमें x की वैल्यू तो रहेगी, बट y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। x की वैल्यू रहेगी, y की वैल्यू 0 रहेगी। अगर x पॉजिटिव है तो वो आपका राइट डायरेक्शन में रहेगा, और अगर नेगेटिव है तो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में रहेगा। इसमें कोई समस्या की बात नहीं। दूसरी तरफ अगर हम किसी बिंदु को चाहें तो y अक्ष पर निर्देशित कर सकते हैं। y अक्ष पर निर्देशित करेंगे, अगर वह y के टॉप पर रहेगा, पहली चीज तो समझिए रहेगा क्या, x का मान यहाँ 0 रहेगा, y का मान आपका y एक सर्टेन वैल्यू रहेगी। तो अगर वो टॉप पे रहेगा तो आपका y पॉजिटिव रहेगा, अगर बॉटम पे रहेगा नीचे की साइड में तो y नेगेटिव होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक बिंदु आपका इस सर्टेन पॉइंट, मतलब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर भी हो सकता है, जिस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ओरिजिन कह सकते हैं, अर्थात मूल बिंदु कह सकते हैं। इसको आप ओरिजिन कह सकते हैं, अर्थात जहां से चीजें डिवाइड हो रही हैं, या हिंदी में इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एक बिंदु हमारा ओरिजिन पर भी जा सकता है, मूल बिंदु पर भी जा सकता है, जहां पर x और y दोनों का मान क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। इसके अलावा भी उस बिंदु को निर्देशित करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक चीज समझिएगा, कभी भी कहा जाता है कि वो जो आपका पॉइंट है वह किसी एक ऐसी पोजीशन पर है जो कि x अक्ष के पैरेलल है, मतलब पैरेलल टू द x एक्सिस है। सो पैरेलल टू द x एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि अगर जैसे मान लीजिए x एक्सिस मैंने बनाया, एक लाइन में यहां पर 3 से होता हुआ ऐसे निकाल दूं, देखिए यहां 3 से होता निकाल दूं, अर्थात मैंने कहा कि y की वैल्यू को, अब यहां पर जैसे मैंने कहा इट इज पैरेलल, दिस लाइन देखिए इज पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, पैरेलल का मतलब हो गया कि हमेशा x अक्ष से सेम डिस्टेंस पर रहेगी। मतलब x की वैल्यू अगर मैं 0 लूंगा तब भी y 3 रहेगा, x की वैल्यू 1 लूंगा तब भी y 3 रहेगा, 2 लेने पर भी 3 रहेगा, 3 लेने पर भी 3 रहेगा, 4 लेने पर भी 3 रहेगा, -1 पे भी 3 रहेगा, -2 पे भी 3 रहेगा। मतलब कभी भी वो x अक्ष के समांतर अगर है तो y की वैल्यू उसकी फिक्स रहेगी। अब अगर इस समय की बात अगर की जाए, जैसे अगर हम एक ऐसे बिंदु की बात की जाए जो x अक्ष के पैरेलल लाइन पर सिचुएटेड है, अगर x अक्ष के पैरेलल लाइन पर सिचुएटेड है तो y की वैल्यू देखिए, व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन द पैरेलल टू द x एक्सिस, अगर मान लीजिए कोई बिंदु x अक्ष के समांतर रेखा पर स्थित है, फिक्स है, तो उसकी वैल्यू y की जो वैल्यू है फिक्स होगी, b होगी सपोज करिए, और x की वैल्यू आपकी वेरिएबल हो सकती है, x की वैल्यू चेंज हो सकती है। x की वैल्यू तो आपकी कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं जो अपनी जरूरत है, लेकिन y की वैल्यू आपकी फिक्स हो गई। सपोज करिए यहां पर b था या 3 के प्लेस पर, तो y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, b रहेगी, फिक्स रहेगी।
तीसरी बात ध्यान से समझिएगा, कभी कभी वह बिंदु आपका y अक्ष के समांतर, y अक्ष के पैरेलल हो सकता है। सपोज करिए वह इस डायरेक्शन में, अच्छा जरूरी नहीं कि ऊपर ही हो, नीचे भी हो सकता था ना। वो a जो था हमारा या b था जो था वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैंने कहा अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन जो हमने लिखा यूज किया, तो y एक्सिस के पैरेलल है तो उस समय x की वैल्यू फिक्स हो गई, y की वैल्यू पोजीशन टू पोजीशन बदलती गई। तो अगर हमने कहा कि द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उस समय हमारे पास x की वैल्यू फिक्स हो गई, y की वैल्यू अपनी बदलती रही, चेंज होती रही। बाद में इसको जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे तो उसका अलग प्रोसेस होता है, बिंदुओं को निर्देशित करने का सिस्टम अलग है। तो हमने किसी एक निर्देशांक जो कि हम 2 डायमेंशनल बिहाफ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम अलग अलग इस प्रकार से निर्देशित कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। यह बात आपको कंफर्म हुई होगी। अब अगर हमने किसी एक बिंदु को निर्देशित कर दिया तो आगे उस बिंदु पर हम क्या क्या और वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली चीज, हम अगर किसी एक पॉइंट को 2 डायमेंशनल सरफेस पर निर्देशित कर पा रहे हैं तो हम उस 2 डायमेंशनल पॉइंट या हम कह सकते हैं उस बिंदु का रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन अर्थात उसका हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। प्रतिबिंब आप समझ रहे होंगे, जो हमारे सामने कोई एक बिंदु है, आप समझने की कोशिश करिएगा, मतलब इमेज फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कोई बिंदु है जो चाहे x एक्सिस पर हो, चाहे y पर हो, चाहे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकंड में हो, थर्ड फोर्थ, x एक्सिस पर, y कहीं पर भी हो, उस पॉइंट का हम रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। और जब रिफ्लेक्शन करेंगे तो उसको अभी हम समझाते हैं। रिफ्लेक्शन के अलावा हम जब कभी कोई बिंदु को निर्देशित कर दिए हैं, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स। हम 2 बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। अब दूरी निकालने के अलावा डिस्टेंस आप समझ गए होंगे, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स कर सकते हैं। जब आप दूरी निकालेंगे तो एक आपको लाइन मिलेगी ना, एक लाइन। भाई अगर मान लीजिए जैसे पहली चीज तो हमने कहा कोऑर्डिनेट में मैंने किसी बिंदु को प्लॉट किया, 2 बिंदुओं को प्लॉट किया तो एक लाइन बनी ना। अब लाइन को हम लोग यहां पर सबसे पहले डिस्टेंस को यहां पर पता कर सकते हैं, इनके बीच की दूरी क्या है। दूरी के बाद हम इस लाइन को डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि डिवीजन ऑफ अ लाइन, या हम कह सकते हैं वी यूज द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहां पर, टू नीड टू या डिवाइड द लाइन इन द 2 पार्ट्स। अगर हम किसी बिंदु को 2 या 3, 4 पार्ट जितनी भी आपकी आवश्यकता है उसमें अगर ब्रेक करना चाहते हैं, तो ब्रेक करने का मतलब क्या होता है? जनरली ब्रेक हमें समझते हैं बराबर बराबर भागों में बांट दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी हम किसी को कुछ ज्यादा दें, किसी को कुछ कम दें, इसलिए हम लोग सर्टेन रेशियो का यूज करते हैं टू डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट अ लाइन इन द 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स। तो उसके लिए हम सेक्शन फार्मूले का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सेक्शन के बाद जो लाइन हमारी बनी है उसका हम इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। हम यहां पर उसका इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जब इक्वेशन पढ़ने लगेंगे, मतलब सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण। अब मतलब हम उस लाइन का प्रयोग अगर हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर यूज करें तो हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मुझे क्या क्या पढ़ना हो सकता है? स्लोप पढ़ना होगा। स्लोप को हिंदी में प्रवणता कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। स्लोप के साथ साथ हमें स्लोप की जितनी भी परिस्थितियां होंगी उसको समझने की जरूरत है। मतलब स्लोप के पूरे प्रोसेस को हमें यहां पर रीड करने की रिक्वायरमेंट है। हम लाइंस के परपेंडिकुलरिटी को पढ़ेंगे, यहां पर परपेंडिकुलरिटी को पढ़ेंगे, अर्थात जब 2 लाइन एक दूसरे के साथ लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, उनकी क्या स्थिति रियलाइज होगी। या हम कह सकते हैं जब एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो उसको हम कैसे रीड करेंगे? पैरेललिज्म ऑफ द 2 लाइन, 2 लाइन की समांतरता की स्थिति को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। हम टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। इसके अलावा जब हम सेक्शन फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इस समय हम अलग अलग फिगर्स जैसे कि ट्रायंगल हो गया ना, तो ट्रायंगल की बात हम लोग, अच्छा इसी के साथ साथ कुछ और चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। जब ये हम पढ़ने लगेंगे डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला, तो साथ साथ हम कोलिनियरिटी को भी डिस्कस करेंगे। कोलिनियरिटी अर्थात संरेखी स्थिति जब होती, जब लाइन हमारी जो संरेख होती है उस समय की स्थिति को कैसे पढ़ेंगे। हम फिगर की बात कर रहे हैं, और फिगर में जैसे ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों बिंदुओं को अगर हम लोग जो है निर्देशांक की तरह प्रयोग करें, जैसे मूल बिंदु का, जैसे बिंदु हमारे पास निर्देशांक की तरह दिए गए, उस समय त्रिभुज का समीकरण या त्रिभुज के लाइंस का जो प्रयोग किया जाएगा, उसको त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए, कभी त्रिभुज के एक बिंदु से उसके सर्टेन किसी एक अपोजिट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया
तो उसका प्रोसेस क्या है, मीडियन ड्रॉ किया गया उसका प्रोसेस क्या है, तो त्रिभुज की कंडीशन सारी की सारी। सर्कल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज जिसे कहते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग रीड करेंगे। पैरेललोग्राम के अलावा आप ऐसे समझिए रेक्टेंगल, जितने भी 2 डायमेंशनल प्लेन हैं, फिगर हैं, स्क्वायर, रोम्बस, जो जितने इंपॉर्टेंट है आप समझिए, हिंदी में भी जानते रहिए, वृत्त जिसको कहते हैं, त्रिभुज आप समझ ही रहे हैं, समांतर चतुर्भुज आप समझ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज, आप रेक्टेंगल मतलब आयत समझ ही रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर आप समझ ही रहे हैं, वर्ग जिसको कहते हैं, रोम्बस समचतुर्भुज जिसको कहते हैं, ट्रेपीजियम जो होता है, ठीक। तो ये सब जितने भी फिगर हैं जो 2 डायमेंशनल प्लेन पर डिपेंडेंट हैं, इन सभी फिगर की जितनी भी टेक्निकलिटी हो सकती है इनको डेवलप करने के लिए निर्देशांक का सहारा यूज करते हुए उसको हम लोग पढ़ेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप को जो पूरी तरह से अप्लाई करने का सही प्रोसेस है उसको पूरी तरह से हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे, और जितना भी टेक्नोमेट्रिक रिलेशंस होता है जैसे टेंजेंट नॉर्मल पढ़ने के दौरान वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अभी हम केवल बात करें 2 डायमेंशनल की। जब इसी चीज को हम 3D पर लेके जाएंगे तो हम उस समय कॉनिक सेक्शन अर्थात हम जो रेखा अभी हम सरल रेखा सीधी रेखा की बात कर रहे हैं, वहीं पर वो जाकर के कर्ड रेखा लाइन हो जाएगी। तो कर्ड लाइन जैसे सर्कल है, यहाँ पर फ्रेम करने की बात नहीं करेंगे हम लोग, सर्कल के अंतर्गत उसके डायमीटर की बात करेंगे, उसके रेडियस की बात करेंगे। अगर हम सर्कल के इक्वेशन की बात कर देंगे ना, जो सर्कमफियरेंस की बात करेंगे, तो सीधा सीधा वो कॉनिक सेक्शन में चला जाएगा, अर्थात वो आपका 3 डायमेंशनल बेस्ड हो जाएगा। तो सर्कल के जो लीनियर पार्ट है उनका प्रयोग यहां पर किया जाएगा। इसलिए अभी केवल हम किसकी बात करें, 2 डायमेंशनल की बात करें, 3 डायमेंशनल का बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो आप सब लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ये पूरा प्रोसेस उसी तरह से कवर होता चला जाएगा एक एक करके। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इनके अलग अलग पहलुओं के बारे में। जैसे 2-3 लेक्चर के माध्यम से मैं इस पूरी प्रोसेस को प्रैक्टिस शीट के माध्यम से और पूरे कॉन्सेप्ट के माध्यम से कवर कराऊंगा, आप एक एक करके चीजों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते जाइएगा। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, किसी एक बिंदु का हम रिफ्लेक्शन करें। रिफ्लेक्शन अर्थात आप समझ रहे हैं कि किसी एक बिंदु का प्रतिबिंब अर्थात उसका इमेज फॉर्मेशन। इमेज जो बनेगा तो कहां बनेगा और कैसे बनेगा। अगर हम साइंस में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम अपनी इमेज को शीशे के अंदर देखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो शीशा चाहिए, और शीशे के पीछे सिल्वर कोटिंग जिससे कि इमेज फॉर्म हो, मतलब सिल्वर कोटिंग कर दीजिए पीछे तो इमेज रिफ्लेक्ट नहीं होगी आपकी ना, इमेज सीधा सीधा ऑब्जर्व वहां पर डेवलप हो जाएगी शीशे के अंदर। तो आप पता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट है, बीच में एक मिरर है, तो मिरर से आपकी जो डिस्टेंस है जितनी होगी उतना ही डिस्टेंस मिरर के अंदर आपकी इमेज की भी होगी। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू मिरर डिस्टेंस टू द इमेज। तो मिरर से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की और मिरर से डिस्टेंस इमेज की हमेशा सेम रहती है, ये बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहां पर भी इमेज फॉर्म करने जा रहे हैं। इमेज जब हम फ्रेम करेंगे तो हमको भी किसी एक बिंदु, पहली चीज आप जानते हैं किसी एक पॉइंट का इमेज फ्रेम करेंगे। पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, जेड ना बोले, एक्स के किसी मतलब पूरे कोऑर्डिनेट के किसी भी निर्देशांक में हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, किसी भी लाइन पर हो सकता है, कहीं भी पर्टिकुलर हो सकता है। अगर होगा तो उसकी जो इमेज फ्रेम होगी उसके लिए भी मिरर चाहिए। तो मिरर क्या होगा, तो मिरर मतलब पहले डेवलप करिए बिंदु का, हम इमेज तो तुरंत आराम से हम रिफ्लेक्ट करा ही देंगे उसको। तो हमारे पास जो मिरर होंगे वो कभी कभी एक्स एक्सिस खुद ही बन जाएगा, जो एक्स एक्सिस लाइन है वो खुद ही मिरर का काम करने लगेगी, पीछे सिल्वर कोटिंग करवा देंगे या हम ऐसे रियलाइज कर लेंगे। कभी कभी वाई एक्सिस ही मिरर बन जाएगी, कभी कभी ओरिजिन बन जाएगी जो मूल बिंदु वाली लाइन है मतलब, और कभी कभी एक रेखा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अलाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो भी मिरर का काम करेगी। कभी कभी जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है वो भी मिरर का काम करेगी। इस प्रकार से मिरर हमारे 4-5 बन जाते हैं। कभी कभी कोई बिंदु को भी हम लोग ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एज ए मिरर। तो इस प्रकार से हमने यहां पर मिरर को पहले डेवलप किया। अब मान लीजिए हम एक सीधा सीधा यहीं से प्रोसेस को समझ में करना शुरू कर देते हैं। पहली कंडीशन मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है। पहली बात हम लोग कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट बाई एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम किससे कर रहे हैं, बाई एक्स एक्सिस कर रहे हैं, बाई एक्स एक्सिस। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक बिंदु है जो किसी निर्देशांक में हो सकता है, तो सपोज करिए वहीं पर है, फर्स्ट में ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मैंने कहा था इस समय हमने किसको मिरर माना है, एक्स एक्सिस को। इसका मतलब एक्स एक्सिस के पीछे हम थोड़ी सिल्वर कोटिंग कर दें, ऐसे मतलब मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ऐसा कोई प्रैक्टिकली किया नहीं जाता है। मतलब अभी मिरर लाइन की तरह काम करने लगा। ये जो बिंदु है P अगर सपोज करिए जिसका निर्देशांक मान लीजिए कि x था और y था, तो जाहिर सी बात थी
कि ये आपका यहां तक y रहा होगा और यहां तक ये x रहा होगा। अब इसको ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान समझिएगा, दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द मिरर, ये आपका मिरर है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी इमेज फॉर्म करना चाहते हैं तो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखिए कितनी है, ये डिस्टेंस होगी, इसमें सर्टेन है, इसमें निश्चित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी लेंथ y की होगी, मतलब जो यहां से यहां तक की लेंथ होगी वही होगी। अब जितनी लेंथ यहां से यहां तक होगी उतनी लेंथ यहां तक आपको बनाना पड़ेगा नीचे बनाएंगे तो एक नया पॉइंट p डैश जनरेट होगा। अगर आप इस p डैश की बात करिए तो आपने देखा कि x में कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज किस में हुआ, y में, और y में चेंज क्या हुआ, y का नेचर बदल गया, मतलब जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया। मतलब आपने समझा कि अगर कभी भी कोई बिंदु P है, एक्स वाई जिसका निर्देशांक है, एक्स वाई जिसका निर्देशांक है, अगर हम उसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस से करेंगे तो जो P डैश होगा वह एक्स एज इट इज रहेगा, y आपका चेंज हो जाएगा, अपनी साइन को बदल देगा। तो पहला नियम, पहला रूल बनकर आया कि when we reflect a point by x axis then always change the nature of the y, point coordinate of the या point coordinate of the y। ऐसे जनरली अगर सोचे तो आपने पढ़ा होगा कि x अक्ष को हम एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा, और y अक्ष की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। आपने देखा होगा जो x अक्ष पे लाई करते हैं सब एब्सिसा कहलाते हैं और y अक्ष की सारी वैल्यू आपकी ऑर्डिनेट कहलाती है। तो कभी कभी अगर इस शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, जिसको शुरुआत में ही हमको मेंशन करना चाहिए था, वो चीज आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एक सर्टेन एग्जांपल की, सपोज करिए P है मेरे पास 2, -3 है, या हम कहते हैं अभी 3 ही है, +2 +3 है, प्लस को तो मेंशन करा नहीं जाता तो हम सीधा सीधा मान लेते हैं कि हमारे पास 2, -3 है। मैंने कहा इसका रिफ्लेक्शन मुझे करना है बाई एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से जैसे रिफ्लेक्शन करेंगे तो P डैश जो होगा 2 एज इट इज रहेगा, ये हमारा केवल 3 था तो 3 है तो -3 हो जाएगा। ठीक, अगर यही P हमारे पास ये -2 था, ये -3 था, तो जब रिफ्लेक्शन हम एक्स एक्सिस से फिर करेंगे तो P डैश जो होगा x एज इट इज रहेगा -2 और -3 आपका +3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको बस इतना ध्यान देना होगा, कभी अगर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु को अगर हम x अक्ष से रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो हम x में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, y में परिवर्तन होगा, अर्थात y का नेचर बदल जाएगा। ठीक, दूसरी बात हम लोग करें यहाँ पर सेकेंड पॉइंट। अब हमने कहा कि मान लीजिए कोई बिंदु है मेरे पास P जिसका निर्देशांक है एक्स वाई, इसका रिफ्लेक्शन हम करना चाहते हैं बाई वाई एक्सिस। अब थोड़ा सा इसको फिगर पर भी समझिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम था आपका, ए एक्स अक्ष था, ए वाई अक्ष था, ये मान लीजिए बिंदु को हम यहीं पर ले रहे हैं, दैट इज पी एक्स वाई, पी एक्स वाई। अब ए सबसे पहली चीज वही चीज है, क्योंकि यहां पर भी अगर हम मिरर लाइन की बात करें तो मिरर लाइन आपकी क्या हो जाएगी, वाई अक्ष हो जाएगी। तो वाई अक्ष को हम लोग यहाँ पर मिरर कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक ऑब्जर्व करेंगे। आपको पता है बना कैसे रहा होगा, ए एक्स रहा होगा और ए वाई रहा होगा, उसी के बिहाफ पर एक्स वाई को निर्देशित किया गया था। अब उसका हम मिरर फाइन या इमेज फाइन कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करी फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, सेम डिस्टेंस यहां पर भी इस साइड बनाएंगे दैट विल बी पी डैश। और आपने नोटिस किया कि एक्स हमारा चेंज हुआ और वाई एज इट इज रह गया। तो नियम के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अगर कभी भी किसी एक पॉइंट पी एक्स वाई का हम रिफ्लेक्शन करेंगे और मिरर का यूज करेंगे हम वाई अक्ष को, तो उस दौरान हम समझ गए हैं कि पी डैश में एक्स हमारा बदल जाएगा और वाई एज इट इज रह जाएगा, वाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि यहां पर क्या होगा कि सबसे पहली चीज, अगर जैसे मान लीजिए मैंने कहा P है, -2 है, 3 है और इसका हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं बाई वाई एक्सिस, ध्यान से देखिएगा। तो P डैश क्या होगा, हमने कहा x बदल जाएगा, y एज इट इज रहेगा, तो 2, 3 हो गया, -2 + 2 हो जाएगा, 3 एज इट इज रह जाएगा। मैंने कहा P है 1, -4 है, तो फिर देखिएगा रिफ्लेक्शन जब होगा बाई वाई एक्सिस तो आप तुरंत कह देंगे कि जो P डैश बना उसमें x बदल गया और y एज इट इज रह गया, तो -1, -4 हो गया। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्शन कर पाते हैं किसी एक बिंदु का किसी एक सर्टेन मिरर लाइन का प्रयोग करके। ठीक, अभी तीसरे बिंदु की, तीसरे पॉइंट की बात किया जाए। तीसरा हमने कहा कि रिफ्लेक्शन जैसे मैंने कहा P x, y बाई ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु से हम रिफ्लेक्शन किसी एक बिंदु का करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए मूल बिंदु का प्रोसेस क्या है। जैसे मैं कह दूं P है हैविंग द कोऑर्डिनेट x, y, अब इसका हम रिफ्लेक्शन करेंगे बाई ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु, ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु से अगर हम करेंगे 0, 0 से करेंगे। अब मूल बिंदु से करने का अर्थ देखिए कितना परिवर्तन
और कैसे आपको चीजें ऑब्जर्व होंगी, इसको थोड़ा सा बस प्रैक्टिकली या हम कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल हम ऐसे रियलाइज करें। जैसे मान लीजिए हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x है और ये y है। अब मान लीजिए कोई बिंदु आपका सपोज करिए यहीं पर एग्जिस्ट कर रहा था pxy। अब यहां पर हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, मिरर लाइन का प्रयोग कर रहे हैं, मूल बिंदु लाइन को। मूल बिंदु लाइन मतलब एक रेखा जो मूल बिंदु से होकर जा रही कुछ इस प्रकार से डायगोनल बिहेव कर रही है, ऐसे ऐसे सोचिएगा, समझ में आएगा। अब इसको हम अगर मिरर कंसीडर कर दें, डिस्टेंस पहले यहां से यहां तक का नोटिस कर ले, फिर उतनी ही डिस्टेंस जितना इधर है उतनी डिस्टेंस इधर डेवलप कर दें। हम p जो था p डैश बन गया, और आपने नोटिस किया जो फर्स्ट से थर्ड में आए तो अपने दोनों को कन्वर्ट कर देगा, दोनों नेचर चेंज कर देगा, अर्थात -x हो जाएगा -y हो जाएगा। मतलब जब भी हम मूल बिंदु से किसी एक बिंदु का रिफ्लेक्शन करेंगे तो उस दौरान आपको पता है कि दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों रेखाएं आपकी, दोनों बिंदु आपके अपने नेचर को बदल देंगे। मतलब ये ध्यान समझिएगा, ये -x हो जाएगा, ये -y हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए मेरे पास p था, -2,5 था, मैंने इसका रिफ्लेक्शन किया बाय ओरिजिन, जैसे ही किया तो p डैश जो होगा ये 2 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। फिर हमने लिया -1 है, -4 है, इसका भी रिफ्लेक्शन अगर हम मूल बिंदु से करेंगे अर्थात ओरिजिन से करेंगे तो तुरंत p डैश जो होगा हमारे सामने 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कुछ भी ले लीजिए, जैसे हमने कहा -3,5 है या -3,-5 है, तो आप समझ गए होंगे रिफ्लेक्शन जब होगा तो क्या होगा, ये -3 होगा, ये 5 हो जाएगा। तो यही मेरा बताने का उद्देश्य था कि आपको रिफ्लेक्शन के दौरान जैसे x अक्ष से करेंगे तो x एज इट इज होगा, y परिवर्तित होगा, y अक्ष से करेंगे तो y एज इट इज होगा, x परिवर्तित होगा, मूल बिंदु से करेंगे दोनों परिवर्तित हो जाएंगे। इतनी बातें आपको नोटिस हुई होगी, समझ में आपको आई होगी। अब इन्हीं तीनों की पहले अभी बात करते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे जब पैरेललिज्म लाइन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कभी कभी ऐसी सिचुएशन आए, मान लीजिए कोई बिंदु दिया हो और इसका कोऑर्डिनेट है सपोज करिए x, y। ध्यान से देखिएगा, अगर हमने इसको रिफ्लेक्ट किया सबसे पहले बाई x एक्सिस, तो x एक्सिस में p डैश जो बना हो क्या हो जाएगा, इसमें x एज इट इज रहेगा, y आपका परिवर्तित हो जाएगा। मान लीजिए अब इसका फिर से रिफ्लेक्शन हम करें y अक्ष से, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर p डबल डैश बनेगा, इसमें y एज इट इज रहेगा, x परिवर्तित हो जाएगा, x नेगेटिव हो जाएगा। आप सीधा सीधा नहीं कह सकते हैं कि अगर हमने x अक्ष को सबसे पहले p किसी एक बिंदु का निर्देशांक, एक बिंदु को हमने x अक्ष से रिफ्लेक्ट किया फिर उसको फॉलो करा दिया y अक्ष से, तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हम आप ऐसे सोचे तो ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर कभी आपको ये कहा जाए कि पहले x से रिफ्लेक्ट कराओ फिर y से, तो हम कह रहे हैं हम सीधा सीधा क्यों ना ओरिजिन से करा दें, अर्थात तो हम मूल बिंदु से एकदम से सीधा सीधा उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सिचुएशन जनरेट होंगी, ये सिचुएशंस बनकर आएंगी, तो इसको हम लोग फील करेंगे जब भी हम प्रश्नों को हल करेंगे। ये सारी स्थितियां आपके सामने बनेगी, तो मैं बाद में इस चीज को एलोबरेट करूंगा, समझाते जाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ने का मतलब जैसे मैंने कहा रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट बाय द, जो हम लोगों ने लाइन यूज करी है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर इनकी बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट बाय सबसे पहला अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन से करें। दूसरा अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के किसी एक बिंदु से करें। ध्यान से देखिएगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा, अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आप ऐसे सोचिए तो आपको कुछ स्पष्ट होगा, आपको सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने कहा एक बिंदु हमारा 3,5 है, 3,5 है, मतलब एक्स अक्ष पे 3 पर गया है और वाई अक्ष पे से 5 को लिया उसने। ये देखिए 3,5 था। एक लाइन है जो कि इसने बताया कि एक्स अक्ष के पैरेलल है, अभी ध्यान से देखिएगा, और ये आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 रहा होगा और यहां पर 5 रहा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। इसी प्रकार से 1 रहा होगा या 2 रहा होगा और ये फाइनली 3 रहा होगा। इस प्रकार से हमारा एक बिंदु था 3,5। एक रेखा है, एक बिंदु है जो कि आपकी सीधा सीधा 2 से पास हुई है। देखिए ये y=2 है, y=2 है क्योंकि x अक्ष की वैल्यू यहां पर फिक्स हो गई, x अक्ष की वैल्यू वेरिएबल हो गई और y की वैल्यू फिक्स हो गई, तो y का मान 2, मतलब एक रेखा है जो कि हमारे पास सीधा सीधा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के पैरेलल है। और मुझसे कहा गया कि जो बिंदु है इस बिंदु का रिफ्लेक्शन करना है, लेकिन x एक्सिस y एक्सिस को मिरर नहीं बनाना है।
इस रेखा को मिरर लाइन बनाना है जो कि x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के क्या है? समांतर है। और किस बिंदु पर है? y = 2 पर है। ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो काम होता था मिरर बनाने का, मिरर को डेवलप करने का, इमेज को डेवलप करने का, पहले हम अपने बिंदु से मिरर की डिस्टेंस पता करते थे, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस मतलब यहाँ पे 90 बनाया, तो ये लेंथ हम लोग कंसीडर करते थे। ये लेंथ कितनी है? 2 से 3, 3 से 4, मतलब कुल 3 यूनिट की है अगर सोचा जाए तो। यहां से हम ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 2 से 5 हुई है, तो मतलब 3 यूनिट की डिस्टेंस है। तो 3 ही यूनिट नीचे भी जाना होगा, 3 यूनिट नीचे जाना होगा मिरर के लिए। तो जाहिर सी बात यहां पर हम -1 पर पहुंचेंगे, क्योंकि 2 यूनिट ए है और 3 यूनिट कुल मिला के हमको लेनी है डिस्टेंस। तो इसका मतलब यहां पर हम पहुंचेंगे। इस समय हम अगर नोटिस करेंगे, सपोज करिए दिस वाज अ पॉइंट P, दैट इज द पॉइंट P डैश। सो द P मतलब अगर सोचा जाए, यहां सीधा आ रही है, आप ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में। 3 एज इट इज रह गया जो x एक्सिस है, y एक्सिस आपका क्या हो गया? -1 हो गया। y एक्सिस क्या हो गया? -1 हो गया। अब अगर हम लोग ऐसे फिगर बना के करेंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम, मतलब हमेशा हमें वैसे फिगर में ज्यादा स्पष्ट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग को फिगर हमेशा ड्रॉ नहीं करना है। इसके लिए हम एक छोटा सा फार्मूला आपको समझाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि P इज अ पॉइंट हैविंग द कोऑर्डिनेट x, y, आप ध्यान से देखिएगा, जिसको अगर हमने इसका रिफ्लेक्शन किया बाई अ लाइन, देखिए इसको लिखने का प्रोसेस क्या क्या हो सकता है। पैरेलल टू x एक्सिस एट y इक्वल टू, आप अभी जैसे मान लीजिए यहां पर 2 है, आप इसको b लिख सकते हैं। y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 2 को हम b लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अगर ध्यान से देखिए आप सभी लोग जो है या हम इतना ना लिख करके सीधा सीधा लिख देते कि p x y, इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है बाई y इक्वल टू 2, तब भी, या y इक्वल टू b, तब भी मतलब वही था। ऐसा नहीं था कि अब इस समय कुछ हम अलग बात बता रहे हैं। अब इतनी कहानी, इतना थ्योरी ना लिख करके, हो सकता है y इक्वल टू b लिख दिया उसने, तो सीधा हम समझ जाएंगे अगर y का मान फिक्स कर दिया है तो रेखा हमारी जो है क्या होगी? x अक्ष के पैरेलल ही होगी, और x अक्ष के पैरेलल y इक्वल टू 2 से हो या b से हो पास हो रही है। अब इस हम -1 को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। तो हमने देखा कि P x तो एज इट इज रह गया, और y में क्या होगा इसको देखिएगा। y के लिए हमको लिखना पड़ेगा, जैसे इसकी बात अगर किया जाए, अगर हम 2 से माइनस, ध्यान से देखिएगा, जो मेरे सामने b की वैल्यू है, हम यहां पर या हम ऐसे करें, हम लिख दें जो हमारे पास y है, y कितना है? 5, हम माइनस कितना कर दें? 2b माइनस, सॉरी, हम लिख दें 2b माइनस y, हम कितना लिख दें? 2b माइनस y। मतलब हम इस 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस हम कितना कर दें, जो यहां पर ये x था और ये क्या था? y था। अगर हम y को माइनस कर दें, अर्थात 2 × 2 कितना हुआ? 4, 4 माइनस 5 कितना होगा? -1। मतलब आप समझ गए होंगे कि यहां पर जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? 2b माइनस y। आप समझने की कोशिश करिए। b क्या था? a उस लाइन जो कि पैरेलल थी, वह किस बिंदु से जा रही थी, उसका निर्देश, उसका बिंदु था, उसके पॉइंट को दिया था, उसको हम 2 से गुणा करें और माइनस कितना कर दे, जो y का मान वहां पर दिया हो। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा px 2b माइनस y। अगर इस फार्मूले पर आप रखेंगे वैल्यू को, तो आराम से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, सही आंसर को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल में समझा देता हूं, अभी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक बिंदु है P, हमने कहा -3, 4 है, और मैंने कहा इसका जो रिफ्लेक्शन करना है, ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू 4 से करना है। मतलब वो रेखा x अक्ष के पैरेलल है, मतलब x अक्ष के समांतर है, और y इक्वल टू 4 से पास हो रही है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो p डैश जो बनेगा, -3 तो एज इट इज रहेगा। मैंने कहा 2b, ध्यान से देखिएगा, दिस इज b, दिस इज क्या? b, y इक्वल टू b होता है। 2 × 4 माइनस हम लिखेंगे 4, अर्थात जो p डैश होगा -3, 8 - 4 क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। -3, 4 होगा, मतलब वो एज इट इज हो जाएगा। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, 8 - 4 हमने सीधा सीधा यहां पर क्या कर दिया, y इक्वल टू 4 है, तो वहीं पर तो है वो। मतलब अगर देखा जाए तो हम कोऑर्डिनेट की बात करें इसमें, समझिए वही समांतर रेखा तो वहीं का वहीं रह जाएगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। बस हम थोड़ा सा अगर जैसे 4 के प्लेस पे कुछ और कर दें तो आपको थोड़ा सा फील होगा प्रॉपर। जैसे हमने कहा y इक्वल टू, अगर हमने कहा यहां पर y इक्वल टू, हमने कहा अगर सपोज करिए 1। अब इस केस में देखिए आपको लिखना होगा, जो हम लोग लिखेंगे p डैश हमारा जो बनेगा, हमने कहा y डैश, ये आपका -3 रहा, और ये आपका जो होगा 2 × 1 माइनस आप लिखोगे 4, तो हो जाएगा y डैश -3, और 2 - 4 कितना हो जाएगा? -2। तो ये आपका बन जाएगा। अगर आप प्लॉट करके भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज। देखिए -3, 4 कहां होगा? यहां होगा,
तो ये -3 सपोज करिए और ये आपका 4 है सपोज करिए, तो -3 कामा 4 हो गया। और जो रेखा थी हमारी क्या थी, y = 1 थी। ये देखिए ये 1 रहा होगा, ये 2 रहा होगा, 3 रहा होगा, 4 रहा होगा। तो डिस्टेंस कितनी थी, 3 यूनिट की। तो 3 ही यूनिट नीचे जाना है, मतलब 1 यूनिट यहीं पर है, 2 यूनिट और जाएंगे तो -2 आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम लोग कभी किसी पॉइंट का हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं बाई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एज इट इज रहेगा और y की वैल्यू 2b, मतलब जो y जिसपे वो लाइन पास हो रही थी जिस बिंदु से, 2b इंटू आप सर्टेन जो आपको पॉइंट दिया उसको घटा दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए मैंने कहा कि पॉइंट है x, y और इसका जो रिफ्लेक्शन हमको करना है, रिफ्लेक्शन बाई अ लाइन पैरेलल टू, हमने कहा y एक्सिस। अब हम इसको y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट विल बी p डैश। इसको समझिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमको x एक्सिस दिया है और ये हमारा y एक्सिस दिया है। तो pxy रिफ्लेक्शन बाई अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल मतलब सपोज करिए पॉइंट हमारा यहां पर मान लीजिए ये था p, इसका निर्देशांक ऐसे जनरली आप समझ लीजिए, अगर सपोज करिए यहां पर हम 5 पर पहुंचे हैं एंड दैट इज 3, ये सपोज करिए 3 था, तो 5 कामा अगर मान लीजिए 3 था, ध्यान से देखिएगा। अब एक लाइन जो कि हमारी अगर ऐसे है, मतलब यहां से आप समझ गए होंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ फाइनली 5 पर पहुंचे। सपोज करिए लाइन हमारे पास ये जो है y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, x = 2 है, x = 2 है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखनी है। ये डिस्टेंस कितनी है, अगर इसको हम टोटल ऑब्जर्व करें सो 3 यूनिट की डिस्टेंस है, 3 यूनिट की। आपको 3 ही यूनिट पीछे जाना होगा, सबसे पहले 2 यूनिट तो यही मिल जाएगा, 1 यूनिट और आपको जाना होगा, अर्थात -1 पर पहुंचेंगे। ये देखिए आपका बिंदु बनेगा। कहने का मतलब ये हो गया, जो p डैश हो गया, p डैश में आपने नोटिस किया कि y एज इट इज रह गया, बट x की वैल्यू आपकी देखिए -1 हो गई। तो -1 हुई कैसे, जैसे अभी फॉर्मूला अप्लाई किया। मतलब हम कह सकते हैं कि कभी भी अगर हमारे पास कोई बिंदु है, आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां पर क्या करें, हम आपको जैसे ऐसे बता दें, हम लिख दे जैसे x, y एज इट इज कर दीजिए, 3 कर दीजिए। x के लिए लिखिए 2 × 2, क्योंकि x की वैल्यू देखिए यहां पर लाइन जो थी हमारे पास क्या थी, x = 2, तो 2 × 2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 4 - 5 कितना होगा, -1, 3 हो जाएगा कोऑर्डिनेट। तो बन क्या गया देखिए, px, y रिफ्लेक्शन बाई अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट x = a। तो नियम बना 2a - x y, 2a - x, मतलब जो यहां पर x की वैल्यू a दी गई है उसको 2 से गुणा करिए, माइनस जो वहां पर x की वैल्यू उसको घटा दीजिए और y एज इट इज लिख दीजिए। तो ये आपका निर्देशांक हो जाएगा। जब भी कोई लाइन को अगर हम x अच्छे से पे है, हम y उसका हम मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन से अगर हम उसका रिफ्लेक्शन करना चाहते हैं या y एक्सिस की लाइन से पैरेलल उसका रिफ्लेक्शन करना चाहते हैं, दोनों के केसेस के लिए आपको अलग अलग सिचुएशंस यहां पर पता चल गई। अब इस पर भी अगर एक एग्जांपल हम लोग कर लें ऐसे जनरली, सपोज करिए हमको दिया है p, जिसका निर्देशांक है 5, 4, नोटिस करिए, और कहा जा रहा है कि इसका जो रिफ्लेक्शन हमको कराना है बाई x = हमने कहा अगर सपोज करिए -1, हमको x = -1 से कराना है, मतलब -1 पर एक लाइन है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ये 4 तो एज इट इज होगा, इसी में केवल परिवर्तन होगा, 2 × लिखेंगे -1 और माइनस इसको अलग कर लीजिए, -5 करेंगे, अर्थात देखिए क्या होगा, -2 - 5 मींस -7, 4 होगा। जो निर्देशांक होगा दैट विल बी -7, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये अभी तक का केवल रिफ्लेक्शन प्रोसेस है। इस रिफ्लेक्शन प्रोसेस पर संबंधित पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे डिस्टेंस, सेक्शन। मुझे लगता है एक दिन में वो चीज अगर हम लेक्चर वाइज अगर करेंगे तो आपको पूरा का पूरा एक ही दिन में कवर करा देंगे। तो अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम आपको पूरा डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और आगे की भी प्रोसेस जो कि रिलेट उससे करता होगा वो हम आपको एक दिन में कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली आप इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आज का था वो आपने कवर किया है, और इतना आप अगर कवर कर लिए तो आई थिंक आप बैलेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित टॉपिक को क्वेश्चन के माध्यम से और प्रैक्टिस शीट के माध्यम से लेकर चलेंगे और सही सही कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सभी लोग प्रॉपर पढ़िए, समझिए और अगले लेक्चर का इंतजार करिए। थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक्स अ लॉट।